आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। ऐसे पेपर बहुत ही क्रूशियल होता है आपके मेंस के मार्क्स को बढ़ाने में और इंटरव्यू कॉल सिक्योर करने में। ऑप्शनल पेपर जब से हटा है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर को लेकर कई बार आरोप लगे थे कि कुछ सब्जेक्ट के फेवर में ज्यादा नंबर आते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नंबर नहीं मिलते थे। तो इस कंप्लेंट को दूर करने के लिए ऐसे पेपर को लाया गया। ऐसे पेपर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। कहने का यह अर्थ है कि अगर आपने ऐसे में जो ऐसे के रिक्वायरमेंट्स होते हैं अगर उनको फुलफिल किया है, आपको ऐसे में अच्छे नंबर मिलते हैं। टीम आईएएस का जो मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें कुछ बीपीएससी के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स और आईआईटियंस भी हमारे टेस्ट सीरीज को लिख रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 69th में इंटरव्यू दिए थे और उनके एसए में अच्छे नंबर नहीं आए थे। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनके जीएस में अच्छे नंबर आए थे लेकिन एसए में उनके नंबर कम आए थे। जिस प्रकार का उनमें टैलेंट है, तो ऐसा लगता है कि ऐसे में कम नंबर आना यह ग्रॉस इनजस्टिस था। शायद आपने ऐसा सुना होगा और आपके पेयर ग्रुप में इस तरह की बात भी होती है कि पेपर चेकर ने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को नंबर नहीं दिया। पेपर चेकर ने निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस पेपर में जानबूझकर नंबर कम दिया ताकि इस स्टूडेंट का अगर इंटरव्यू कॉल आ भी जाता है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर फाइनल सिलेक्शन हो भी जाता है तो लो रैंक मिलेगा। यह जो डिस्कशन और डिबेट है और इस प्रकार का जो आर्गुमेंट होता है, इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे में कहां पर कमियां रहती हैं। जो हाई परफॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कि बहुत ही शानदार बैकग्राउंड होता है और वह भी ऐसे के वैसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां उनके नंबर नहीं उठते हैं, और यह कंक्लूजन निकाला जाता है कि पेपर चेकर ने निजी दुश्मनी निकाली है और मुझे नंबर नहीं दिया। इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में इन डेप्थ बातचीत करेंगे, जिससे आपको काफी लाभ होगा। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। आपने क्रिकेट की भाषा में एक बात सुनी होगी, हेलीकॉप्टर शॉट और ग्राउंड लेवल शॉट। हेलीकॉप्टर शॉट का अर्थ होता है कि गेंद को जब बल्ले से खेला जाता है तो गेंद जो ग्राउंड लेवल को टच न करते हुए सीधे हवा में जाते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाती है। हेलीकॉप्टर शॉट वैसा ही होता है जो जमीन से इंटरकनेक्टेड ना होके सीधे आसमान से होते हुए जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर चला जाता है फॉर 4 और 6। जबकि ग्राउंड लेवल शॉट जो होता है उसमें गेंद जब बल्ले से हिट होकर निकलती है तो जमीन को छूते हुए वह गेंद जाती है और वह 4 रन में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे राइटिंग में कृपया करके लगा दें। आपके कॉन्सेप्ट में बहुत दम होगा, आपके पास बहुत नॉलेज बेस होगा, लेकिन जब तक ऐसे में आप ग्राउंड लेवल चीजों को नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ आईआईटियंस के साथ इसीलिए समस्या आती है और उनके ऐसे में नंबर नहीं आते हैं। उनके नंबर 145, 150, 155 पर रुकते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जो टीम आईएएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें, कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, ग्राउंड लेवल शॉट नहीं खेलते हैं। आप लोग बेसिक पॉइंट्स नहीं लिखते हैं और हाई प्रोफाइल जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिखकर आप ऐसे को कंप्लीट करते हैं। कभी आपने यह सोचा है कि ऐसे में 700 to 800 वर्ड्स का लिमिट क्यों दिया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जीएस में अगर आप देखिए तो वर्ड लिमिट 350 से 400 है। अराउंड आप कह सकते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस उसमें कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको 700 से 800 वर्ड्स इसीलिए यह वर्ड लिमिट दिया जाता है ताकि आप वर्ड्स को मैन्यूवर करें और सभी पॉसिबल डायमेंशन को ऐसे में आप इंक्लूड करें। और जब सभी पॉसिबल डायमेंशंस को आप इंक्लूड करें तो ग्राउंड लेवल चीजों को हमेशा इंक्लूड करें।
आप जब बीपीएससी में ऐसे को लिखते हैं तो बिहार के बारे में अगर आपने पॉइंट्स नहीं दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इस सारे एस्पेक्ट को समझते हैं, जिससे कि आपको ऐसे राइटिंग में काफी लाभ होने वाला है। यह जो वीडियो है, हमारा जो टीम आईएएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें जो कुछ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के आंसर कॉपी है, उनको ऑब्जर्व करने के बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाया जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में भारत में ई गवर्नेंस अवधारणा, पहल और चुनौतियां। ऐसे का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, वाकई में सिंपल है। अगर आपने सारे डायमेंशंस को कवर किया अपनी आंसर राइटिंग में तो आइए हम लोग इसके अलग अलग डायमेंशन को देखते हैं। सबसे पहला, जब इस पर्टिकुलर ऐसे को आप लिखेंगे तो आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, और डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो, जिसमें सभी कीवर्ड्स जो पावरफुल मेटाफर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वह ई गवर्नेंस को डिफाइन करे, वह आपके डेफिनेशन में, आपके इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आना चाहिए। पहला क्राइटेरिया आपके ऐसे राइटिंग में, इस पर्टिकुलर ऐसे में यह होना चाहिए। दूसरा, ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को आप लिंक कर दो। ई गवर्नेंस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है गवर्नेंस में, और जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, इन तमाम चीजों को आप गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आईसीटी के यूज से जोड़ दीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद इस पारा को आप ले लीजिए। थर्ड डायमेंशन, बिहार के पॉइंट्स को इसमें शामिल कीजिए, क्योंकि जब आप बीपीएससी का मेंस ऐसे लिख रहे हो तो बिहार से संबंधित कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को आप नोटिस करेंगे, उसमें ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ एक सेपरेट चैप्टर है, उसके बारे में इस वीडियो में भी हम लोग अलग से बात करेंगे। वेरियस टूल्स ई गवर्नेंस के क्या है? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेलीफोनिक जो कनेक्टिविटी होता है वह। 3 बेसिक टूल्स ऑफ ई गवर्नेंस। यह प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से अलग अलग ई गवर्नेंस के जो सर्विसेज हैं वह आम आदमी तक पहुंचता है। आप उसके बारे में लिखिए, और जब आप वेरियस टूल्स के बारे में लिखते हैं, चाहे वह इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हो या टेलीफोन की कनेक्टिविटी हो, तो वहां डेटा दीजिए कि भारत में कितनी डेंसिटी है टेलीफोन की, इंटरनेट की और ब्रॉडबैंड की, और बिहार से भी उसकी तुलना कीजिए। आप यहाँ पर डेटा के माध्यम से बताइए कि ई गवर्नेंस सर्विस जो जानी है तो किस टूल्स के माध्यम से जानी है, और उसका अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भारत में मौजूद है। ऐसे में आपको इवोल्यूशन और बैकग्राउंड जरूर देना है। जब आप ई गवर्नेंस के बारे में लिखते हैं तो कब भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में यूसेज किस डेकेड से शुरुआत हुई थी। क्या कोई ग्लोबल एग्जाम्पल आपके पास है जिसमें कि आप यह बता सकें कि इवोल्यूशन ई गवर्नेंस का कहां से हुआ था और भारत में कब से इसकी शुरुआत हुई? और जब आप इवोल्यूशन के बारे में लिखें तो टाइमलाइन को फॉलो कीजिए, किस तरह से ई गवर्नेंस इवॉल्व किया है सिंस द डेकेड ऑफ 1980s। 1990s में क्या इसमें सुधार हुआ है, बेहतर हुआ है, और पिछले 20 सालों में, 25 सालों में कैसे इवॉल्व किया है, इस डायमेंशन को आप ऐसे में लिखिए। देन रिलेटेड स्कीम्स के बारे में लिखिए। ई गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन से स्कीम्स भारत सरकार और बिहार सरकार के चल रहे हैं। डिजिटल इंडिया मिशन बिल्कुल चल रहा है। क्या कोई ऐसा स्कीम है, क्या कोई ऐसा मिशन है जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा परस्यू हो रहा है? आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे को चेक कीजिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन आधार मोबाइल, ये सभी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में आप चर्चा करिए। जब आप चर्चा करें रिलेटेड स्कीम्स के बारे में तो स्कीम्स की शुरुआत कब हुई, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेनिफिशियरीज कौन हैं या टारगेट बेनिफिशियरीज कौन हैं, कितने लोगों को उसका फायदा हुआ है, अगर मॉनेटरी ट्रांसफर हो रहा है से फॉर एग्जांपल पीएम किसान के तहत तो कितने पैसे को ट्रांसफर किया गया है, यह आप ई गवर्नेंस के स्कीम के माध्यम से कम्युनिकेट कीजिए। ऐसे राइटिंग में बेसिक एस्पेक्ट, हेलीकॉप्टर शॉट नहीं, ग्राउंड लेवल की चीजों को लिखिए। रूरल इंडिया, रूरल बिहार, गांव में रह रहा एक गरीब व्यक्ति
गांव में रह रहा एक मार्जिनलाइज सेक्शन सिटीजन जो है, महिलाएं हैं, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको एज अ बेनिफिशियरी आप एग्जाम्पल के तौर पे रिलेटेड स्कीम से जोड़िए। नॉट हेलीकॉप्टर शॉट्स, ग्राउंड लेवल शॉट। सिग्निफिकेंस के बारे में, ई गवर्नेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक फील्ड में सिग्निफिकेंस है, सोशल फील्ड में सिग्निफिकेंस है। अगर आप इकोनॉमिक फील्ड की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में इसका सिग्निफिकेंस है। क्या आपको लगता है कि आज जो भारत के किसान है या बिहार के किसान हैं, उन्हें ई गवर्नेंस का फायदा मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में या इरिगेशन सेक्टर में? आप खुद अपने मन में इसका उत्तर आप सोचें, आपको उत्तर आसानी से मिलेगा। सोशल फील्ड में हम लोग बात करते हैं, आपको लगता है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से एजुकेशन के फील्ड में फायदा हो रहा है, बच्चों को स्कूलों में फायदा हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में फायदा हो रहा है? आप इस तरह से लिखें। अगर हम पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बात करते हैं, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन ने करप्शन को कम किया है? क्या आपको लगता है कि आरटीआई के माध्यम से गुड गवर्नेंस प्रमोट हुआ है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हुआ है? आपके पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। सिग्निफिकेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि रूरल डेवलपमेंट में ई पंचायत के आने से रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला है, रूरल अपलिफ्टमेंट को बढ़ावा मिला है, लोकल बॉडीज को बढ़ावा मिला है? आप उसको लिखें। क्या आपको लगता है कि जब आप सिग्निफिकेंस के बारे में लिखेंगे ई गवर्नेंस के संदर्भ में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें फायदा मिला है, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फील्ड में हमें फायदा मिला है, डेजर्टिफिकेशन का एक्सटेंट हो या बायोडायवर्सिटी का क्या स्थिति अभी है, ये सारी चीजों को हम लोग ई गवर्नेंस के माध्यम से इजीली मॉनिटर करते हैं और मैसेज भी दे सकते हैं, मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। क्या आपको ऐसा लगता है? इसके बारे में आप लिखें। क्या आपको लगता है कि सिग्निफिकेंस में लॉ एंड ऑर्डर में इसका बेनिफिट है या जुडिशियरी में इसका बेनिफिट है? तो ये तमाम चीजों के बारे में आप सिग्निफिकेंस में शामिल करें। बिहार के बारे में भी आप लिखें। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के ई गवर्नेंस के चैप्टर में आप देखेंगे कि ई गवर्नेंस में उस डॉक्यूमेंट में यह दिया हुआ है कि कैसे ई गवर्नेंस का यूज एग्रीकल्चर में हो रहा है, हेल्थ में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, जुडिशियल फील्ड में, लॉ एंड ऑर्डर में, एट द पंचायत लेवल, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन सभी चीजों में ई गवर्नेंस का यूसेज है। और रिलेटेड एप्स और पॉलिसीज, यह सभी इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। आप सभी वहां से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिव राइटिंग, कंपैरेटिव राइटिंग का मतलब होता है कि ई गवर्नेंस आज से 10 साल पहले जितना बेनिफिट दे रहा था, उसका जो सिग्निफिकेंस था, 10 साल बाद क्या आपको लगता है कि ई गवर्नेंस का बेनिफिट अब ज्यादा सिटीजन्स को मिल रहा है? कंपैरेटिव राइटिंग करें। ई गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नमेंट के बेनिफिशियरीज, ई गवर्नमेंट के स्कीम्स का आउटरीच जो 2015 में था और जो 2025 में है, आप उसको कंपेयर करते हुए सिग्निफिकेंस में लिखें। चैलेंजेस के बारे में जब आप लिखते हैं तो चैलेंजेस के बारे में लिखिए। जो पॉलिसीज में चैलेंजेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंजेस हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनमें जो चैलेंजेस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, इन सभी के बारे में आप लिखें। और जब आप चैलेंजेस लिखेंगे, याद रखें कि जब भी आप चैलेंजेस लिखेंगे तो आपको रूरल इंडिया, रूरल बिहार को ध्यान में रखना है। एक आम व्यक्ति ई गवर्नेंस को कैसे बेनिफिट उसको ले पाता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सभी को आप चैलेंजेस में लिखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड आपके ऐसे में जरूर आना चाहिए। ऐसे जब भी आप लिखें तो सॉल्यूशन सेंट्रिक होना चाहिए, पॉजिटिव इन अप्रोच होना चाहिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो मैंडेट होता है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक और विजनरी अप्रोच रखना है, इस पूरे ऐसे में यह आपकी राइटिंग के माध्यम से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसे लिखने के क्रम में एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि आपके पास केस स्टडीज होने चाहिए। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि ई गवर्नेंस का समाज पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, एजुकेशन के सेक्टर में या हेल्थ के सेक्टर में, कोई आपके पास केस स्टडी है बिहार के संदर्भ में, बांका जिला या पूर्णिया जिला,
केस स्टडी को आप लिखें और उससे यह बताने का प्रयास करें कि कैसे एजुकेशन सेक्टर में ई गवर्नेंस आम लोगों को, गांवों में बच्चों को बेनिफिट दे रहा है। केस स्टडी का वही मतलब होता है। ऐसे में आपकी ओरिजिनलिटी टेस्ट होती है, आपकी अपनी भाषा, आपकी अपनी सोच, क्रिएटिव सोच, इनका टेस्ट होता है। कट एंड पेस्ट में आपको ऐसे में नंबर नहीं आता है। आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपने ओरिजिनल थिंकिंग के साथ ऐसे को नहीं लिखा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल्स दें, आप रियल एग्जाम्पल्स दें, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका एग्जाम्पल दें, बिहार के संदर्भ में एग्जाम्पल दें, एप्स के बारे में लिखें। इकोनॉमिक सर्वे जो भारत का आया है, केंद्र सरकार का 2024-25 और बिहार सरकार का 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को आप लें, और बजट 2025-26 केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का बजट 2025-26 इनके डेटा को लें, और जहां भी ई गवर्नेंस रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको आप अपने एसे में इंक्लूड करें, तब आपके एसे की क्वालिटी बढ़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिहार संबंधी पॉइंट्स आपके एसे में आने ही चाहिए। तभी जो आर्ग्यूमेंट अक्सर दिया जाता है कि पेपर चेकर ने मेरी कॉपी के साथ निजी दुश्मनी निकाली है, यह जो मीथ है, यह जो आर्ग्यूमेंट है, यह अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप ऐसे का स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो पेपर चेकर आपके ऐसे से इंप्रेस्ड होंगे। आपके बॉटम अप अप्रोच, आपका ग्रासरूट अप्रोच जो राइटिंग का होता है, उससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा ऑनरेबल पेपर चेकर पर, और आपको ऐसे में 300 मार्क्स में आपको अराउंड 190 से 200 मार्क्स या उससे ज्यादा भी आने की हाई पॉसिबिलिटी रहती है। दी बेसिक्स मैटर। आप हेलीकॉप्टर शॉट ना खेल के ग्राउंड लेवल शॉट खेलें और ग्रासरूट लेवल पे जो चीजें हो रही हैं उनको अपने ऐसे में लिखें। ग्लोबल एग्जाम्पल्स और जो नेशनल एग्जाम्पल्स जरूर दें, लेकिन जब तक आप बिहार के बारे में और गांवों के बारे में बात अपने ऐसे में नहीं करेंगे, केस स्टडीज नहीं देंगे, एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, आपके ऐसे में मार्क्स नहीं उठेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ऐसे राइटिंग में काफी लाभ मिलेगा और ऐसे में आपको 70th यूपीएससी मेंस में शानदार नंबर उठेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। So meeting shortly with a fresh video on upcoming 70th BPSC exam. Until then, goodbye.